नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस लाइव अंक में। दोस्तों, बात करेंगे भारत की राजनीति की, राजनीति में उठते हुए तूफानों की। कुछ ऐसे तूफानों की जो हमारे सामने खड़े हैं, कुछ ऐसे तूफान जिन्हें सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। कहते हैं राजनीति में 7 दिन बहुत लंबा समय होता है और कभी-कभी वो 7 दिन ऐसे होते हैं जहां सत्ता भी पलट जाती है, कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो पत्थर पर एक लकीर बन जाते हैं। बहुत कुछ इस देश में घट रहा है और शायद बहुत जल्दी घटेगा। ये वक्त है बहुत सारे लोगों के टेस्ट का कि वो भारत के भविष्य की इबारत लिखेंगे या फिर वो किसी एक खास शख्स के सामने घुटने टेक देंगे। कभी-कभी इतिहास में ऐसे लम्हे आते हैं, एक शेर भी है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनके कंधों पर ये दारोमदार आएगा कि यहां से आगे की दशा और दिशा तुम तय करोगे कि क्या देश एक पारदर्शी देश होगा, क्या देश लोकतंत्र रहेगा या देश एक माफिया तंत्र में पूर्ण रूप से ना केवल कन्वर्ट कर दिया गया बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। हम उसी एक लम्हे के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं। मैं सबसे पहले आज जिस विद्वान को हमने आमंत्रित किया उनका स्वागत करना चाहूंगा, डॉक्टर हरि देसाई गुजरात से। सर, स्वागत है। जी, नमस्कार। डॉक्टर हरि देसाई हिंदुस्तान का जाना-पहचाना इंटेलेक्चुअल चेहरा, इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्मर एडिटर, बेबाक आवाज़, ऐसी आवाज़ जो किसी के सामने ना झुकी, ना कभी रुकी। शायद यही एक कारण है कि हमारे हरि भाई जब आते हैं तो हमारी खुददारी में भी एक नया सफ़ा जुड़ जाता है। हमें लगता है कि हमें भी अपना आत्मसम्मान वैसे ही मेंटेन करना चाहिए जैसे हमारे बुज़ुर्ग या फिर हमारे चाहने वाले हमसे चाहा करते हैं। हरि भाई, बहुत कुछ हो रहा है देश में, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो स्टेट बैंक ने पलटी मारी है और जो बातें कहीं, उससे हर व्यक्ति अचंभित है। कल 6 तारीख है, 6 तारीख को तो उनको सब ये लिस्ट सबमिट कर देनी थी, लेकिन अचानक से उन्होंने 30 जून तक का समय माँग लिया, ताकि ये ना पता लगे कि कौन है मोदी की वो अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन, जिन्होंने वो पैसे दिए थे, कौन है? कौन है वो सारी शेल कंपनियां, कौन है वो सारे स्मगलर्स, कौन है वो सारे काले धंधे करने वाले, कौन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने मोदी के सारे जो सो कॉल्ड बैंक बैलेंसेस है उनको इन्फ्लेट किया। कौन लोग हैं? ये कौन माफिया तंत्र है? ये कौन सी शेल कंपनी है? ये कौन सी शेल कंपनियां हैं जिनके केवाईसी रिकॉर्ड नहीं रखे गए? अजीब सी बात है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में कोई आके पैसे जमा कराता है और उससे पूछा नहीं जाता तुम पैसे कहां से लाते हो? फिर जिस पार्टी के फंड में पैसे जमा किए जाते हैं, तो पता लगता है कि उस पार्टी के फंड में पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता कि पैसे कहां से आ रहे हैं। अजीब-सी कहानी है साहब। अगर मेरे फंड में, मेरे बैंक में कोई ₹100 का नोट डालता है, तो हर बैंक उसको डबल केवाईसी करता है, पैसा आया कहां से है? ये वो बैंक हैं, जो ये कहते हैं कि शायद 1 करोड़ एसएमएस 1 दिन में भेजने हैं, तो भेज देंगे और आपसे कहेंगे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आज इन्हें 22,000 एंट्रीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए यानी कि 22,217 कहाँ से आए और 22,217 कहाँ गए, चा 44,434 एंट्री को सर्टिफ़ाई करने में आपको 30 जून तक का समय चाहिए। एक क्लिक में कंप्यूटर में जहां लाखों, करोड़ों अकाउंट्स एकदम से वेरीफाई हो जाते हैं, वो मोदी जी जिसे डिजिटल युग बहुत हर जगह याद रहता है, उस डिजिटल युग में एक काला व्यापार फैल रहा है मैनुअल सिस्टम के द्वारा और कोई केवाईसी नहीं, ना देने वाले का, लेने लेने वाले का। ये तो माफिया तंत्र हो सकता है इसका मतलब और कुछ भी नहीं है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी के ठेकेदार हमें ये बताने को तैयार नहीं कि आप चुनाव किससे लड़ते हो और संविधान इसको देखा जाए तो असंवैधानिक बोल चुका है, यानी कि लॉ बोल चुका है। हरि भाई, अजीब सी कहानी है। अजीब सी कहानी है कि जो याचिका लिखी जा रही है,
ये डेटा डिक्लेयर करने से 1 दिन पहले दी जा रही है। टेस्ट हमारा नहीं है, टेस्ट आपका भी नहीं है। ये टेस्ट है चंद्रचूड़ साहब का, कि वो भारत की दिशा को कहां निर्धारित करेंगे। अगर वो इसको 30 जून तक टाल देते हैं, आप यकीन मानिए, वो भारत के न केवल 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास तोड़ेंगे, बल्कि एक तरह से मैं ये कहूं कि शायद इस देश की एक नई पटकथा लिख देंगे कि वो देश अब माफिया तंत्र के हाथ में चला जाए। लेट इट बी ए सोमालिया एंड रवांडा। हरी भाई। दिनेश जी नमस्कार। वैसे आपने कहा कि देश माफिया तंत्र की ओर जा रहा है। देश तो ऑलरेडी माफियाओं के हाथ में है, हम तो यही कहेंगे। और ये गुजरात मॉडल है। आप भावनगर के किस्से सुने होंगे, राजकोट के किस्से सुने होंगे। वहां बैंकों में पैसे डाले जाते हैं, करोड़ों का व्यवहार होता है आम आदमी के अकाउंट में, और पुलिस भी उसमें मिली भगत रहती है। यानी प्रेरणा तो ऊपर से नीचे तक है। जैसे पीएम केयर फंड है, उसका कोई हिसाब नहीं देना। अरे उसमें पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये ट्रस्टी हैं, और ये पब्लिक होना चाहिए, वो नहीं होता है। और आपने ठीक ही फरमाया, आपकी हर बात से मैं सहमत हूं। एक दिन पहले जो याचिका डाली गई, ये सोच समझ कर डाली गई है। कल मैं एडीआर के जगदीप छोकर से बात कर रहा था, कल रात को उनका फोन आया और आज मेरे पास जगदीप छोकर ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर कर दी है, एसबीआई की याचिका को काउंटर करते हुए, वो भी मेरे पास है। ये जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि एक क्लिक, आपने ठीक ही कहा, एक क्लिक में सब डिजिटल है डाटा। एक क्लिक में ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे सकती है, मगर ये जानबूझकर चुनाव टल जाए, चुनाव यानी चुनाव तक टल जाए ये बात, और फिर हम सत्ता में आ जाएं। वो जो यानी ये तो इसमें जो पैसे हैं 11,000 करोड़ के करीब हैं, 11,000 करोड़ से ज्यादा है, मगर ये 11,000 करोड़ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को वो जब्त कर लेना चाहिए था। वास्तव में तो ये उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। जैसे महाराष्ट्र की सरकार को उन्होंने इलीगल घोषित किया, मगर उस सरकार को घर नहीं बिठाया। उसी प्रकार यहां पर भी जितने आए हैं पैसे, उतना तो सब आप उसका उपयोग करें। बाकी कहां से आए, क्या आए, उन्होंने 6 तारीख दी थी, 6 मार्च, और 4 मार्च को ये पिटीशन दायर होती है। और आज का दिन है, वो डी डे है। और मैं जगदीप छोकर की भी, एडीआर की भी जो काउंटर पिटीशन है, आपने ठीक कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अग्नि परीक्षा है। वो कितना न्याय ठीक ढंग से करते हैं, उसकी अग्नि परीक्षा है। और मान लीजिए कि उनका न्याय, हम प्रिज्यूम नहीं करते हैं कि वो क्या जजमेंट देंगे, मगर चूंकि हम कानून पढ़े हैं, हमें यकीन है कि वो अच्छा ही न्याय करेंगे। मगर उनके जो जजमेंट्स हैं, वो तो सबसे पहले तो आपने ही उसका एनालिसिस किया था। मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप जब कह रहे थे तो हम तो ट्रांस में थे, सच बताऊं तो, और कई लोग ट्रांस में थे। मगर जैसे जैसे वो जजमेंट्स आते गए, एक दो जजमेंट सरकार के खिलाफ होंगे, दूसरे जजमेंट उनको अनुकूल हो जाएंगे, ये सब चलता रहा दौर। इसी प्रकार ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है, मेरे ख्याल से ये विदेशी धन आया है। आपने ठीक ही कहा कि शेल कंपनियों का भी इसमें होगा, दाऊद इब्राहिम के पैसे भी हो सकते हैं इसमें, हमें मालूम नहीं है। और मेरा नागरिक के नाते अधिकार है जानने का कि वो पैसे किस पार्टी को कहां से आए, और हर पार्टी को वो जानने का अधिकार है।
पार्टी इन पावर को तो मालूम है कि वो पैसे कहां से आए हैं और क्या फेवर्स लिए हैं पैसे डाल के। और आपने कल परसों देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग किया था, तो उनका तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया उनके अकाउंट में से, क्योंकि उनको इनकम टैक्स उन्होंने नहीं भरा ऐसा कहा। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आप तो रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी रहे हैं, इंटेलिजेंस में रहे हैं, तो आपको भली भांति मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इनकम टैक्स चुकाती है क्या? कांग्रेस के अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं इनकम टैक्स वाले। मान लीजिए कि उनको अधिकार है निकाल लेने का, मैं नहीं मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम होगा, मगर उसमें से पैसे निकाल लेते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता है। यानी ये हमारे यहां तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट मानी जाती थी, हमारे यहां तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट माना जाता था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती थी। अब ये क्या होने जा रहा है? दाऊद इब्राहिम के पैसे भी इसमें हो सकते हैं, न केवल अदानी के शेल कंपनियों के, बल्कि विदेशी कंपनियों के, जो यहां पर कुछ लाभान्वित होने के लिए, वो इनसे फेवर्स लेने के लिए ये पैसे डालते होंगे। और चूंकि आप मुंबई में हैं और हम भी लंबे वक्त तक मुंबई में रहे, 25 साल तक, तो वहां पर जिस प्रकार से डायमंड का बिजनेस चलता है, यानी उसमें अधर नो बिजनेस गुजराती में कहते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग अधिकारी रहे होंगे तो आपको तो मालूम ही होगा कि ये हवाला बिजनेस जैसा है कि डायमंड का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, 50% ऑफ द एक्सपोर्ट वो हवाला से जाता था और आज भी जाता होगा, मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो पैसे आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ये कह देना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, हम 3 महीने नहीं देंगे, जून तक नहीं देंगे, हम अभी अभी मान लीजिए कि 2-4 दिन में ही ये जानकारी हमें दे दीजिए, क्योंकि एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, डिजिटलाइज। और यही बात तो जगदीप चोकर ने कही। जगदीप चोकर हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद का है, उसके प्रोफेसर रहे हैं, एडीआर के कर्ता धर्ता है, और वो अधिवक्ता भी है, और सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ रहे हैं ये। और आपको मालूम ही होगा 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का ये विषय आया, उन्होंने वो पिटीशन दाखिल की थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा, और पिछले दिनों इसी साल ये जजमेंट आया कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जानकारी मांगी है, तो स्टेट बैंक को देने में क्या ऐतराज है? हम तो ये कहते हैं कि देना चाहिए। दिनेश जी।